हेलो गाइस थॉर्न ऑफ सील का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है और मेरी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेमन हंट सिलेक्शन के टॉप 10 की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए फाइट स्टार्ट हो गई थी। पहली फाइट हाउशन और एक लेवल 5 के नाइट की थी। ये दोनों ही बैटलफील्ड पर आ जाते हैं एंड एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है हाउशन के अपोनेंट का नाम वैन ज़ाओ है। लेवल 5 का नाइट होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। अब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं बट बाद में हाउशन वैन ज़ाओ पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में वैन ज़ाओ को समझ में आ जाता है कि हाउशन के सभी अटैक एफर्टलेस हैं। वो तो बस उसे कमजोर करना चाहता है, इसलिए वैन ज़ाओ पीछे हट जाता है। ये देखकर हाउशन अपनी कॉन्डेमिंग रिवॉल्विंग शॉट स्किल का यूज करता है। तो वैन ज़ाओ लेवल 5 की एक पावरफुल टेक्निक जिसका नाम है ड्रैगन टेक्निक उसका यूज करता है। दोनों की अटैक आपस में टकरा जाते हैं एंड अब हाउशन कमजोर पड़ने लगता है बिकॉज कंडमिंग रिवॉल्विंग शॉट स्किल ने उसकी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खा ली थी। अब आगे हाउशन अपने दोनों शॉट को पकड़कर उठ खड़ा होता है। वैन ज़ाओ साफ साफ देख सकता था उसकी दोनों शॉट के साइड में गोल्डन कलर का ग्लो था। ये देखकर वैन ज़ाओ शॉक के साथ कहता है स्टोरिंग पावर। अब उसे समझ में आता है हाउशन बुरी तरह से घायल नहीं हुआ है बल्कि वो तो अपनी पावर को स्टोर कर रहा था। उसे एक बात क्लियर हो जाती है हाउशन अभी के लिए उससे बेटर कंडीशन में है। स्टोरिंग पावर को देखकर वैन ज़ाओ तुरंत अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है। उसकी लिक्विड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी दोनों शॉट एंड उसकी बॉडी को कवर कर लेती है, जिसके बाद वैन ज़ाओ खुद को एक रॉकेट की तरह हाउशन की तरफ लॉन्च कर देता है। वैन ज़ाओ बहुत तेजी से हाउशन की तरफ बढ़ रहा था। जब हाउशन ने देखता है तो वो तुरंत अटैक के लिए रेडी हो जाता है। कुछ ही पल बाद वैन ज़ाओ हाउशन के सामने था। हाउशन तुरंत उस पर अपनी 16 स्ट्राइक से अटैक कर देता है। हाउशन की फायर शॉट सीधा जाकर वैन ज़ाओ के ब्लेड से टकराती है जिससे हाउशन कुछ कदम पीछे चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो मूव होता है एंड फिर हाउशन अपनी लाइट शॉट से वैन ज़ाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन वैन ज़ाओ रेडी था, वो हाउशन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन हाउशन नहीं रुकता है। वो लगातार 18 बार वैन ज़ाओ पर अपने 16 स्ट्राइक से अटैक करता है। उसके अटैक वैन ज़ाओ के ब्लेड से टकराते हैं बट वैन ज़ाओ को टच नहीं कर पाते हैं क्योंकि वैन ज़ाओ भी कोई कमजोर वॉरियर नहीं था। 18 अटैक्स करने के बाद जब हाउशन रुक जाता है तभी वैन ज़ाओ हाउशन पर अपने ब्लेड के क्रॉस कट से अटैक कर देता है। क्रॉस कट हाउशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब हाउशन ने देखता है तो हाउशन तुरंत अपने लाइट शॉट को घुमाता है एंड उसे सामने कर देता है। लाइट शॉट के अंदर से पावरफुल ऑरा के साथ साथ व्हाइट ग्लो निकलता है जिसे देखकर कोई कहता है होली शॉट। इधर हाउशन की लाइट शॉट क्रॉस कट को ब्लॉक कर लेती है। गाइज अगर तो आपको थॉर्न ऑफ सील की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करो कि हमें थॉर्न ऑफ सील की वीडियो चाहिए, बिकॉज अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। एंड अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करो, लेकिन साथ ही साथ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसे पूरा भी देखो यार प्लीज। चलो अपनी स्टोरी की तरफ लौटते हैं। वैन ज़ाओ अच्छी तरह से जानता था होली स्वॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल स्किल है, लेकिन इसका यूज करने से पहले वॉरियर को थोड़ा टाइम लगता था बट हाउशन ने तुरंत ही इसका यूज किया था। ये देखकर वो शॉक था एंड हाउशन से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी था। इधर उसका अटैक सीधा जाकर होली स्वॉर्ड से टकराता है। हाउशन होली स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन इससे हाउशन पीछे चला जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी हाउशन वैन ज़ाओ को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए अब वो एक स्किल यूज करने का डिसाइड करता है। हाउशन की आंखों में रेड कलर का ग्लो आ जाता है एंड हाउशन अपनी लाइट शॉट को देखने लगता है। ये देखकर एल्डर शॉक हो जाते हैं एंड शॉक के साथ कहते हैं ये लड़का तो सैक्रिफाइस का यूज कर रहा है जो एक लेवल 7 की स्किल है। मेन एल्डर कहते हैं कि जिंग्यू पागल था जो उसने इसे ये स्किल सिखाई एंड सिखाई तो सिखाई, उसे इसका यूज करने से पहले 100 बार सोचने के लिए क्यों नहीं किया। क्या वो नहीं जानता था सैक्रिफाइस कितनी खतरनाक है। मुझे उस जैसे नाइट से ऐसी लापरवाही की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में ही एल्डर समझ गए थे कि हाउशन जिंग्यू का बेटा है एंड वो भी हाउशन के टैलेंट को देखकर शॉक थे बिकॉज हाउशन जिंग्यू से भी ज्यादा टैलेंटेड था। एंड ये बात हान क्वीन यानी मेन एल्डर जानते थे बट उन्हें जिंग्यू से लापरवाही की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हाउशन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंटरनल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 97th लेवल पर पहुंच गई है, इसीलिए जिंग्यू ने अपने बेटे को ये स्किल सिखाई थी
वरना जिंग्यू अपने बेटे को ऐसी कोई भी स्किल कभी नहीं सिखाता जो उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सके। इधर वेंजाओ को जो अभी बैटलफील्ड में था उसे भी हाउशेन को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे अभी तक समझ नहीं आया था हाउशेन सैक्रिफाइस का यूज कर रहा है, इसलिए वो कहता है आखिर ये लड़का क्या करना चाहता है। लेकिन काफी टाइम तक हाउशेन को ध्यान से देखने के बावजूद उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसे इतना समझ में आ गया था कि हाउशेन कुछ खतरनाक करने वाला है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि हाउशेन को वो ऐसा करने से रोकेगा। वो तुरंत अपने गोल्डन ग्लो को एक्टिवेट करता है एंड अपने दोनों ब्लेड्स को गोल्डन ग्लो से कवर कर कर हाउशेन पर क्रॉस कट से अटैक कर देता है। ये क्रॉस कट नॉर्मल क्रॉस कट नहीं था, बल्कि ये एक रेडिएंट क्रॉस कट था जो नॉर्मल क्रॉस कट से काफी ज्यादा पावरफुल था। हाउशेन जब क्रॉस कट को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है तो वो तुरंत ही अपने गोल्ड रेड ग्लो से डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन स्किल का यूज करता है। अचानक से गोल्ड रेड ग्लो पूरी तरह से हाउशेन को कवर कर लेता है, जिसके बाद वो हाउशेन की फ्लेम स्वॉर्ड पूरी तरह से कवर कर लेता है। उसकी स्वॉर्ड चमकने लगती है। अब कुछ ही देर में क्रॉस कट एंड डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन आपस में टकरा जाते हैं। हालांकि इनके टकराने से हाउशेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है, बट उसके मुंह से खून जरूर आने लगता है। लेकिन हाउशेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तुरंत अपने लाइट स्वॉर्ड से क्रॉस कट को काट डालता है। इधर वेंजाओ, जिसे काफी टाइम से समझ नहीं आ रहा था कि हाउशेन आखिर क्या कर रहा है, अब उसे भी समझ आता है कि हाउशेन सैक्रिफाइस का यूज कर रहा है। लेकिन वो हाउशेन के डिसीजन से काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि हाउशेन को पता नहीं है सैक्रिफाइस का यूज करने से वो मर भी सकता है, साथ ही साथ अगर वो मरा नहीं तो उसका खून तो कम से कम जम ही जाएगा। उसका खून जमने से वो कोमा या पैरालिसिस कंडीशन में जा सकता है। क्या उसे ये बातें पता नहीं है? क्या उसके टीचर ने उसे सैक्रिफाइस सिखाने से पहले ये बातें नहीं बताई थी? नाइट की दुनिया में सैक्रिफाइस नाम की स्किल तभी यूज की जाती थी जब लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन आ जाती थी, इसलिए उसे यानी वेंजाओ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाउशेन को स्किल आती है एंड आती भी है तो वो उसका यूज इस फाइट में कर रहा है। वेंजाओ कहता है सैक्रिफाइस का यूज करने के लिए सबसे पहले तो एक नाइट के अंदर नाइट के 10 गुण होने चाहिए एंड साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। सैक्रिफाइस का यूज करने से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड उसका ब्लड आपस में मर्ज होकर एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर सैक्रिफाइस का यूज करने में थोड़ी सी भी चूक हुई तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक थे। वो ये सोच ही रहा था तभी वो देखता है हाउशेन अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी है एंड वो ये देखकर तुरंत अपने डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन का यूज करता है। हालांकि उसने टाइम पर अपने डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन फिर भी हाउशेन के अटैक से वो 5 कदम पीछे चला गया था। इधर हाउशेन अच्छी तरह से जानता था सैक्रिफाइस का असर बस 10 सेकंड के लिए ही रहेगा, इसलिए वो अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। हाउशेन तुरंत लॉक स्किल का यूज करता है ताकि उसका अपोनेंट ज्यादा दूर तक ना भाग पाए। तभी एल्डर्स को हाउशेन ने एक और बार शॉक कर दिया था, बिकॉज लॉक नाम की स्किल लेवल 6 की स्किल थी एंड एक लेवल 4 के नाइट के लिए इसे सीखना लगभग नामुमकिन था, बट हाउशेन को तो इसका अच्छी तरह से यूज करना आता था। इधर हाउशेन अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता है, वो तुरंत अपने होली सॉर्ड एंड अपने कॉन्डमिंग रिवॉल्विंग सॉर्ड को मर्ज करता है एंड फिर सैक्रिफाइस की पावर के साथ उससे वेंजाओ पर अटैक करता है। जब वेंजाओ ये देखता है तो वेंजाओ भी तुरंत अपने ड्रैगन स्ट्राइक का यूज करता है। उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन को भी डिस्ट्रॉय होने नहीं दिया था। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। ड्रैगन स्ट्राइक के कॉन्डमिंग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड से टकराते ही ड्रैगन सीधा जमीन पर गिर जाता है, बट हाउशेन की कॉन्डमिंग रिवॉल्विंग स्किल नहीं रुकती है, वो वेंजाओ की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वेंजाओ के माथे पर पसीना आ जाता है। वो कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसकी स्किल एक्सट्रीमली पावरफुल है। एक्चुअली वेंजाओ को लग रहा था सैक्रिफाइस का यूज करने के बाद हाउशेन उसके जितना ही पावरफुल हो गया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाउशेन एक्सट्रीमली पावरफुल था एंड वो चाहता तो वो अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा सकता था। उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं थी। हाउशेन चाहता तो लिनजिन की मेडिसिनल पिल से अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया था, बिकॉज इस फाइट में वेंजाओ ने जब ये जाना कि हाउशेन के पास उसका मैजिकल बीस्ट नहीं है, तब उसने भी मैजिकल बीस्ट को बाहर नहीं निकाला था एंड अगर ऐसे में हाउशेन एक मेडिसिनल पिल का यूज कर अपनी पावर बढ़ाता तो ये
बिल्कुल भी फेयर नहीं होता। हाओशेन का अटैक वैनजाओ की तरफ अभी भी आगे बढ़ रहा था। वैनजाओ जब देखता है तो वो समझ जाता है अब उसे अपने स्पिरिचुअल स्टोव का यूज करना ही होगा। उसके पास 3 स्टार स्पिरिचुअल स्टोव था। अचानक से उसके चेस्ट के अंदर से ब्लू कलर के ड्रॉप्स बाहर आने लगते हैं जो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। कुछ ही देर में हाओशेन के अटैक्स वैनजाओ के काफी करीब पहुंच जाते हैं एंड अब वो ड्रॉप एंड हाओशेन के अटैक आपस में टकराने लगते हैं। जोरदार एक्सप्लोजन होने लगते हैं। कुछ देर तक ये एक्सप्लोजन जारी रहते हैं लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो ब्लू कलर के ड्रॉप्स खत्म हो जाते हैं एंड अब हाओशेन के अटैक सीधा जाकर वैनजाओ को लगते हैं। इससे वैनजाओ कई कदम दूर जाकर गिरता है एंड घायल हो जाता है। वो उठ खड़ा होता है एंड कहता है हाओशेन तुम सच में कमाल के हो। तुम ऐसे पहले वॉरियर हो जिसने मुझे मेरे 3 स्टार स्पिरिचुअल स्टोव को यूज करने पर मजबूर किया था। ये कहकर वो हाओशेन को एक थम्स अप देता है एंड कहता है मुझे उम्मीद है फ्यूचर में जब तुम्हें तुम्हारा मैजिकल बीस्ट मिल जाएगा तब हम दोबारा से फाइट करेंगे एंड एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। इधर रेफरी कहता है इस फाइट में वैनजाओ ने हाओशेन को हरा दिया है। इस फाइट का विनर है वैनजाओ। सभी फाइट के रिजल्ट को देखकर शॉक थे क्योंकि एक पल के लिए सभी को लगा था कि हाओशेन ने फाइट जीतने वाला है। वीआईपी एरिया से अचानक से ही सिल्वर कलर की कुछ ड्रॉप्स आती हैं जो सीधा आकर हाओशेन की बॉडी के ऊपर गिरती हैं एंड उसे हील करने लगती हैं। इस स्किल का नाम था होली हील और ये एक गार्डियन नाइट की लेवल 7 की एक स्किल थी। सिल्वर कलर के ड्रॉप्स जैसे ही हाओशेन की बॉडी को टच करती हैं वो हाओशेन के बॉडी के अंदर चली जाती हैं एंड हाओशेन को एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ उसके ब्लड एंड बॉडी को प्यूरिफाई करने लगती हैं एंड उसकी पूरी बॉडी को हील करने लगती हैं। जैसे ही फाइट खत्म होती है ये हुआ हाओशेन के पास आ जाते हैं एंड उन्होंने ही हाओशेन पर होली हील का यूज किया था बट होली हील भी इतने जल्दी हाओशेन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता था। इधर अचानक से ही हाओशेन खून की उल्टियां करने लगता है एंड वो ये हुआ के बाहों में गिरकर बेहोश हो जाता है। सभी लोगों ने ये तो देख लिया था बट किसी की भी नजर उसके चेस्ट पर नहीं गई थी। उसके चेस्ट पर एक व्हाइट कलर का ग्लो चमक रहा था। इधर हैन्यू जिसने पूरी फाइट देखी थी उसे हाओशेन से बहुत कुछ सीखने मिला था एंड वो समझ गया था कि खुद पर कंट्रोल कैसे किया जाता है एंड हाओशेन आज भले ही फाइट हारा हो बट वो अच्छी तरह से जानता था कि हाओशेन के फाइट हारने के बावजूद कोई भी हाओशेन को वीक कहने की हिम्मत नहीं करेगा। उल्टा अब तो वो लोग हाओशेन को और ज्यादा पावरफुल नाइट की तरह ट्रीट करेंगे। वो कहता है शॉकिंगली इन दोनों के पास ही स्पिरिचुअल स्टोव्स हैं। सच में मुझे लगा नहीं था हाओशेन के पास ये ट्रेजर भी होगा। हैन्यू कहता है अगर मेरे साथ हुई फाइट में हाओशेन ने सैक्रिफाइस का यूज किया होता तो मैं तो उस फाइट में कुछ ही देर में हार जाता। अगर मैं अपने बीस्ट का भी उस फाइट में यूज करता तो भी मैं हाओशेन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। हैन्यू कहता है ग्रैंडपा ने सही कहा था, हाओशेन के साथ रहने से सच में मुझे काफी सारे फायदे होंगे। मैं उससे कई सारी चीजें सीख सकता हूँ। इधर हमें सायर को दिखाया जाता है जो उसी लोकेशन पर खड़ी हुई थी जहाँ पर वो एंड हाओशेन रोज मिला करते थे। सायर वहाँ पर खड़ी कल की उसकी एंड हाओशेन की कन्वर्सेशन को याद कर रही थी। उसे अच्छी तरह से याद था हाओशेन ने उससे कहा था कि हाओशेन उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। वो कहती है क्या हाओशेन को मैं सच में याद हूँ? क्या उसे याद है जब वो 9 साल का था तब वो मुझसे मिला था एंड उसने मेरी जान बचाई थी? क्या उसे मेरी फॉरगेट मी नॉट रिंग याद है? चलो आज नहीं तो कल मुझे इसका पता चल ही जाएगा। एंड उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो डेमन हंट सिलेक्शन में मेरा साथ दे। सायर बस हाओशेन के साथ ही अच्छा फील करती थी। उसकी लाइफ दुखों से भरी हुई थी। जब वो पैदा हुई थी तब वो एक आइस कोल्ड वर्ल्ड में थी। वो एक असैसियन थी एंड उसे बचपन से ही बताया गया था उसकी लाइफ का बस एक ही मोटिव है, पावरफुल बनना। वो बचपन से ही पावरफुल बनने पर ही ध्यान दे रही थी, इसलिए उसकी लाइफ में कोई खुशी नहीं थी। बट जब हाओशेन उसका हाथ पकड़ता था तब पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा फील होता था। हाओशेन का इंतजार करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है बट हाओशेन अभी तक सायर से मिलने वहां पर नहीं आया था। सायर को पता चल जाता है एंड वो कहती है क्या हुआ, वो आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या वो अब मुझसे मिलना नहीं चाहता है? अचानक से उसकी आंखों से पानी आने लगता है। सायर रोने लगती है लेकिन तभी वो कहती है नहीं नहीं, वो मुझसे जरूर मिलने आएगा, वो ऐसा नहीं करेगा, वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। सायर चाहती थी कि आज भी हाओशेन आए
एंड उसे उसके होटल तक छोड़े। अब दोपहर से शाम के साथ साथ शाम से रात भी हो जाती है। रात की ठंडी ठंडी हवा सायर की बॉडी से टकरा रही थी, बट वो ठंडी हवा उसके दिल में हो रही हलचल से ज़्यादा ठंडी नहीं थी। सायर रोने लगती है। वो कहती है अब तो रात हो चुकी है, शायद अब वो नहीं आएगा। एंड अब वो रोते रोते अपने होटल की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाती है। उसे कुछ याद आता है एंड वो कहती है आज उसका मैच था ना, कहीं उस मैच में उसे कुछ हो तो नहीं गया। शायर जैसे ये कहती है उसका दिल डर से बैठ जाता है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।